मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था कि क्योंकि यहाँ 12th के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में दिया है और बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हमने दो बताए थे। एक था क्वालिटेटिव और एक था क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मीनिंग ये है कि जिससे जस्ट कंपैरिजन होता है कि अगर हमारे पास दो सैंपल है और तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेशन। जैसा कि हम लेबोरेटरी में देखते हैं कि लिखा होता है कंसंट्रेट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4। तो वो एक कंसंट्रेशन का बस अंदाजा लगता है कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है जो कंसंट्रेट है और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा कम है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसका मतलब इसमें हम ये बताते हैं कितनी क्वांटिटी मिली हुई है, कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की उसमें अवेलेबल है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे और उसका कई प्रैक्टिकल में भी बहुत यूज है और यहाँ भी बहुत सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है जो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है, इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वैसे तीन में कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ दो में किया है। एक वो जिसमें सॉल्वेंट को हमने लिया है वेट में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेट लिए हैं, दोनों का वेट ले रहे हैं। और दूसरी यूनिट वो है जिसमें हमने सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया है और सॉल्यूट को हमने वेट में लिया है। एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है जिसमें हम दोनों का वॉल्यूम लें, यानी दोनों लिक्विड। तो पहले इनका डिफरेंस समझ लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और क्या इनका कंपैरिजन है। पहला देखिए वेट। इसका मतलब ऊपर वाला, यानी जो ऊपर सॉल्यूट लेंगे वो भी वेट होगा, उसका भी वेट लेंगे, और जो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा उसका भी हम वेट लेंगे। यहाँ पर हम एक का वेट ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ये दोनों में से बेटर कौन है। दो टाइप हमने, जैसे इसके अंदर मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, इसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि विच यूनिट इज बेटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो यहाँ पर देखने का बात यह है कि मोलैलिटी डिपेंड ऑन द वॉल्यूम और मोलैलिटी डिपेंड ऑन द मास। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो वॉल्यूम की टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी अगर आप एक टेम्परेचर बदलोगे तो वॉल्यूम चेंज होता रहता है। और यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जब कंपैरिजन करेंगे तो ये यूनिट थोड़ी उनसे ज्यादा बेटर है क्योंकि इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं कि वेट वाली यूनिट्स को हमने इन चार टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकंड है मोलैलिटी, थर्ड है मोल फ्रैक्शन और फोर्थ है पीपीएम, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी, पार्ट पर मिलियन। अब देखिए मास परसेंटेज का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा परसेंटेज कि किसका मास, सॉल्यूट का, कि इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंट है, यही मास परसेंट कहलाता है। जैसे मास ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना आया उसका 100 में निकालेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, यानी कि हमने अगर 10 ग्राम ग्लूकोज लिया और 90 ग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो टोटल सॉल्यूशन बन गया हमारा 100। तो 100 में ग्लूकोज कितना है, 10 है, तो 100 का 10 कितना हुआ, 10%। तो इसका मतलब दैट इज अ 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये यूनिट है मास परसेंट। क्या करना है, जो भी मास हमारा सॉल्यूट का है वो लेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका, यानी सॉल्यूट वाले कंपोनेंट का पता चल जाएगा कितना परसेंट सॉल्यूशन बना हुआ है। इसका काफी कॉमर्शियल यूज है, जितने भी इंडस्ट्री जो केमिकल होते हैं वहां होता है। एक मैंने एग्जांपल लिया है
डिसइंफेक्ट करने के सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन आता है स्टैंडर्ड, वो 3.62 मास परसेंट ये होता है, यानी इसमें 3.62 पर 100 ग्राम में होगा। और इस सॉल्यूशन का जैसे आजकल काफी चल रहा है डिसइंफेक्ट सैनिटाइजर बनाने के लिए, तो इसी तरह का हम कंपोजिशन का यूज उसमें करते हैं। तो दूसरी पार्ट है, अब दूसरी यूनिट पे आते हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी को पहली बात तो इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं हम स्मॉल एम से। एक टर्म हमने पढ़ी थी मोल, मोल। तो मोलेलिटी क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहली बात है, अगर मोल पता है, अगर 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है तो इसका मतलब वो 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन। अब बात आती है मोल को कैसे निकालते हैं। सपोज मुझे दिया है, वेट दे दिया किसी चीज का कि एक केमिकल है जिसका वेट 5 ग्राम है, तो बताइए इसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या करूंगा, पहले उसके मोल निकालूंगा। तो मोल कैसे निकलेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो मोल आ जाएंगे। और जैसे ही मोल आएंगे और उसका सॉल्वेंट जो भी है उतना लिखेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई, यानी जो भी हमारा सॉल्वेंट ग्राम, जितने भी ग्राम है, अगर यहाँ 500 ग्राम आया सपोज, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। थर्ड है मोल फ्रैक्शन। पता चल रहा है ये भी मोल से डिपेंडेंट टर्म है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पार्ट। देखिए हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास दो चीजें, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, और दोनों ऐड होंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को ऐड कर देंगे हम तो मोल ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। अब करना क्या है, देखिए जैसे मुझे किसी एक का निकालना है, दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, कंपोनेंट ए का निकालेंगे तो इसको हम मोल फ्रैक्शन एक्स ए बोलेंगे, और बी का निकालेंगे तो एक्स बी। अब ए हम मान रहे हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी हम मानते हैं। अब जिसका निकालना है, यानी मुझे ए कंपोनेंट का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ टोटल ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए इसकी काफी यूटिलिटी है, जितनी टर्म हम पढ़ रहे हैं ना ऐसे नहीं पढ़ रहे, ये आगे जाके किसी न किसी कंसेप्ट में काम आने वाली है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर को रिलेट करने में काम आती है। कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर के रिलेशन में मोल फ्रैक्शन को काम में लेते हैं, इसको हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन। अब देखिए पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इसको क्या है, पहली बात तो ये यूनिट यूज कहाँ होती है? ये यूनिट वहां यूज होती है जहां पर सॉल्यूट काफी ट्रेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, वहां इसका यूज करते हैं। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पार्ट पर मिलियन करने के लिए ऐसा किया है, जो भी अमाउंट होगा उसको पर मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखिए जितना भी आजकल हमारे जगह जगह शहरों में पॉल्यूशन मीटर लगे हुए हैं, वो बताते हैं कि इतना पीपीएम पॉल्यूशन, ये पार्टिकल है, इतना ये है। इवन वाटर की जो हार्डनेस है, उसमें जो सॉल्ट है उनको पीपीएम में मेजर करते हैं। इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में हमने कहा था फ्लोराइड की अवेलेबिलिटी है, नाइट्राइट की है, ये बहुत सारे, कैल्शियम की है, ये जितने भी ट्रेस एलिमेंट होते हैं उनको हम पीपीएम में ही, काफी क्लास 11th में ये हमने पढ़ा है कि कई सारे कंपोनेंट है जिनकी यूनिट को हम पीपीएम में मेजर करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया वेट बाय वेट वाला। देखिए इसका एक और मैं बता दूं, मास परसेंटेज, ऐसे इसका वॉल्यूम परसेंट भी हो सकता है। अगर हम सॉल्यूट को भी वॉल्यूम ले लें और इसका भी वॉल्यूम ले लें, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज आएगा। वॉल्यूम परसेंटेज, सब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एंटी फ्रीजिंग जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जैसे इथेनॉल और वाटर को मिला के बनाते हैं, तो इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इथेनॉल कम अमाउंट में होता है तो उसको सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे, कितना लिया, 10 ml लिया,
और 90 ml हमने वाटर लिया, तो 90 प्लस 10, 100 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 10% सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह हम जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट में काम में लेते हैं वो 35% सॉल्यूशन होता है बाय वॉल्यूम। तो ये वाली टर्म क्लियर होगी। दूसरा है टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए टर्म तो अच्छी, इनका हम यूज भी करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी वैल्यू भी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। मोलैरिटी, मोलैरिटी फर्स्ट टर्म है, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट कौन है जो कम मात्रा में है, जैसे मुझे एक NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, तो इसकी मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके 1 मोल, अगर मैंने 1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, 1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो 1m सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर 2 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया तो 2 मोल कहलाएगा। इसी तरह हम m/10 भी बना सकते हैं इसी प्रोपोर्शन में। ये काफी काम आएगा हमारे प्रैक्टिकल में। एक एग्जांपल मैं इसका बता देता हूँ। तो क्या है, सपोज हमें कहा कि किसी चीज का m/20 सॉल्यूशन बनाना है, m/20 सॉल्यूशन बनाना है, और कितना ml बनाना है, 250 ml बनाना है, ठीक है। और अब क्या क्या लेना है, देखो m/20, एक तो हम ये मोलरिटी जिसका बनाना है ये ले लेंगे, और इसका मोलर मास। और ध्यान रखना है जो ये वॉल्यूम लिया है इसको हम लीटर में, क्योंकि यहाँ ये ले लिया ना, इसको लीटर से वो कर लेंगे। इस तरह हमें पता चल जाएगा कितना हमें इसका वेट लेना है, जिससे कि ये सॉल्यूशन हमारा बन सकता है। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसी तरह से हम सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए जो मोलरिटी है उसी तरह एक और टर्म होती है नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी में फर्क क्या है, क्लास 11th में और उससे पहले थोड़ा 9th में भी हमने पढ़ा है, एक होता है इक्विवेलेंट वेट और एक होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो इन दोनों का फर्क अगर हमें समझ में आ गया तो यही फर्क ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। अगर हम मोलर वेट मतलब अगर हमने उतना वेट ले लिया जितना कि उसका मोलर मास है, तो मोल 1 हो जाएगा, तो उससे तो मोलर सॉल्यूशन बनते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट वेट को 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दें तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। तो 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट वेट को अगर हमने डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर में तो 1n सॉल्यूशन, 2 का 2। अब इसमें एक थोड़ी सोचने की बात है, जैसे NaOH का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे 1n और 1m दोनों बनाने के लिए एक जैसा वेट लेना पड़ेगा। लेकिन ये फर्क कहाँ आता है, यहाँ पर जैसे CaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ये भी प्लस ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पर इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो ये 1 आ रहा है और ये आ रहा है 2। तो ऐसे केसेस में इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट में फर्क आ जाता है, वो इक्वल नहीं होता। तो उसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जितना ये आया एसिडिटी और बेसिसिटी जो आई उससे डिवाइड करेंगे और हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकालकर नॉर्मल सॉल्यूशन बना सकते हैं। लास्ट यूनिट है हमारी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, अगर हम फॉर्मूला यूनिट मास, उसके फॉर्मूले का मास लें और उसको 1 लीटर में, ये सब एक जैसे हैं, बस फर्क ऊपर वाले का, अगर हम वॉल्यूम इन लीटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। आयनिक जो होते हैं, आयनिक केमिकल जो होते हैं उनको बनाने में हम इसको जनरली यूज करते हैं। थैंक यू।